हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम MEG 04 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। MEG 04 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का ये पार्ट 2 वीडियो है। बाकी के इसके जो वीडियोज़ हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी कि MEG 04 की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस लिंक पे जाके आप MEG 04 के जो भी वीडियोस हैं चैनल पे उन्हें देख सकते हैं। ओके, सो अगर आपने अभी तक अपने MEG कोर्सेज के गेस्ट पेपर को परचेज नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड अपने MEG 04 के जो गेस्ट पेपर्स हैं उन्हें परचेज कर सकते हैं। सो गाइज, अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग इन दोनों को डिस्कस करना है एंड हाउ आर सोशल गोल्स ऑफ कम्युनिकेशन अचीव्ड इन दी प्रोसेस। और इस पूरी प्रोसेस में जो भी हमारे सामाजिक गोल्स होते हैं हम उन्हें कैसे अचीव करते हैं उसके बारे में बताना है। कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग आर कॉमन इन बायलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज़। तो ज़्यादातर इंडिया जैसी सोसाइटीज़ जहाँ पे लोग बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल होते हैं वहाँ पे ये चीज़ें कॉमन है, वेयर पीपल यूज़ मोर देन वन लैंग्वेज इन डेली कम्युनिकेशन। तो अपनी डेली की बातचीत में जब लोग दो भाषाओं या दो से ज़्यादा भाषाओं का यूज़ करते हैं तो कोड स्विचिंग मीन्स चेंजिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन और बिटवीन द सेंटेंसेस। तो अचानक से जब हमारा जो स्पीकर है वो इंग्लिश से हिंदी की तरफ स्विच कर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कोड स्विचिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी टायर्ड टुडे, आज काम बहुत ज़्यादा था। तो ये जो पूरा सेंटेंस आपका बनेगा ये कोड स्विचिंग का एग्जाम्पल है, बिकॉज यहाँ पे आप वन लैंग्वेज से दूसरे में चेंज आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा जो कोड मिक्सिंग है उसमें क्या होता है कि एक ही सेंटेंस के अंदर आप दो लैंग्वेज मतलब वर्ड्स का यूज़ करते हो। जैसे कि शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट बट थोड़ी केयरलेस है। तो यहाँ पे आपने दोनों लैंग्वेजेस के वर्ड्स को एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया, दिस इज कोड मिक्सिंग। तो पीपल यूज कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग टू कम्युनिकेट ईजिली एंड इफेक्टिवली। तो अब यहाँ पे बात आती है कि इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इसमें ईजिली बात कर पाते हो और आपकी बात जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव लगती है। ओके, तो यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। समटाइम्स अ फीलिंग और अ आइडिया इज बेटर एक्सप्रेस्ड इन वन लैंग्वेज देन अनदर। यूजिंग फेमिलियर वर्ड्स हेल्प्स स्पीकर साउंड नेचुरल एंड कॉन्फिडेंट। तो इस तरीके की जब भाषा यूज़ की जाती है तो जो आपके स्पीकर है उसको काफ़ी कॉन्फिडेंट फील होता है। These practices also help achieve social goals. Mixing languages can show friendship, closeness and group identity. तो जब हम लैंग्वेजेस को मिक्स कर देते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी जो हमारी आइडेंटिटी है या किसी के साथ हमारी क्लोजनेस वो शो होती है। तो स्विचिंग टू इंग्लिश में शो एजुकेशन। अगर आप इंग्लिश की तरफ ज़्यादा आपका झुकाव रहता है तो यानी कि आप एजुकेटेड हैं और आप फॉर्मल थोड़ा सा हो रहे हैं। जब आप लोकल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो वो वार्मथ एंड सॉलिडेरिटी को शो करता है। So in this way, speakers use language choice to connect with others and suit the situation. So यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। Thus, code mixing and code switching are not errors, they are useful communication strategies. तो ये किसी प्रकार के errors नहीं है बल्कि ये हमारे कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजीज हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं। That help people express identity, बिल्ड रिलेशनशिप एंड अचीव सोशल गोल्स इन एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। जब लोग इनके माध्यम से अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को बिल्डअप कर पाते हैं, समाज में जो उनके गोल्स होते हैं एवरीडे लाइफ में अपने गोल्स को वो लोग अचीव कर पाते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे आपको इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी ऑफ इंग्लिश नाउन ये डिस्कस करना है। So, inflectional morphology of English noun deals with the grammatical changes that nouns undergo to show number and possession. तो कई बार जब nouns के अंदर changes आते हैं numbers को show करने के लिए, जैसे हम पढ़ते हैं ना change the number, singular, plural, या फिर possession को show करने के लिए जब noun में changes आते हैं तो उसे हम कहते हैं inflectional morphology।
These changes do not create new words, they only give grammatical information. तो यहाँ पे आपको कोई नया शब्द बनता हुआ नहीं दिखता, बस ये आपको ग्रामर यानी कि व्याकरण की जानकारी देते हैं. सो इन इंग्लिश नाउन्स मेनली हैव टू इन्फ्लेक्शनल फॉर्म्स. तो यहाँ पे नाउन के दो इन्फ्लेक्शनल फॉर्म्स होते हैं, प्लूरल एंड पोजेसिव. नाउ द प्लूरल फॉर्म्स जो है वो मोर देन वन को दर्शाता है, लाइक बुक का बुक्स हो जाना, कैट का कैट्स हो जाना. बट इसमें हमें कुछ इरेगुलरिटीज भी देखने के लिए मिलती है, जैसे कि मैन एंड मैन, चिल्ड्रन चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाना, माउस का माइस हो जाना. तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो चेंज ही नहीं होते अपनी फॉर्म, जैसे शीप का शीप ही रहता है और डियर का डियर ही रहता है. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्लूरल फॉर्म है वो शो करती है मोर देन वन. एंड मोस्ट कॉमन जो आपकी एंडिंग्स आती हैं वो एस और ई एस से ही होती हैं, और आई ई एस से भी आप देखते हो कॉमन एंडिंग्स नाउन की. नाउ द पोजेसिव फॉर्म, जो इसकी पोजेसिव फॉर्म है वो शो करती है ओनरशिप को और रिलेशनशिप को. ठीक है, किसी भी चीज़ में किसी का वो चीज़ का वो ओनर है, ठीक है, तो उसका रिलेशनशिप या फिर वो शो, लाइक द बॉयज़ बैग, लड़के का बैग है, द गर्ल्स ड्रेस, उस लड़की की ड्रेस है. सो फॉर प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस ओनली एन एपोस्ट्रॉफी इज एडिड. अब क्योंकि स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे लिया तो ये ऑलरेडी प्लूरल है, तो आप इसके अंदर एक और ऐसे एस ऐड नहीं करोगे, आप ओनली इसमें क्या कर दोगे, एपोस्ट्रॉफी ऐड कर दोगे. सो दीज इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स डू नॉट चेंज द बेसिक मीनिंग और वर्ड क्लास ऑफ द नाउन. तो यहाँ पे ये एंडिंग्स जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स, जो कि आपके नाउन के बेसिक मीनिंग में किसी प्रकार का परिवर्तन लेकर नहीं आती हैं. दे ओनली हेल्प इन शोइंग ग्रामेटिकल रिलेशनशिप इन अ सेंटेंस. बस ये क्या क्या करती हैं, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो ग्रामेटिकल रिलेशनशिप होता है उसको शो करती हैं. ठीक है. Thus, inflectional morphology of English noun is simple and it is limited, but it plays an important role in expressing number and possession clearly and effectively. इसके बाद आपका अगला प्रश्न है जहाँ पे आपको clauses and sentences के ऊपर analytical essay लिखना है. Clauses and sentences are the basic building blocks of English grammar. अगर हम English grammar की बात करें तो वहाँ पे ये जो आपके clauses और sentences होते हैं, they are the basic building blocks. Understanding the relationship between them help us understand how meaning is structured and how ideas are logically connected in language. तो यहाँ पे जब हम इन्हें समझते हैं तो ये हेल्प करते हैं किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को समझने में और उसके पीछे का जो लॉजिक होता है लैंग्वेज का वो समझने में. ये दोनों टर्म्स आपस में रिलेटेड हैं बट ये सेम नहीं है. देयर डिस्टिंक्शन इज एसेंशियल फॉर ग्रामेटिकल एनालिसिस. तो यहाँ पे हमें क्लॉजेज एंड सेंटेंस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो समझना पड़ेगा. पहले जानते हैं कि क्लॉज क्या होता है. ओके, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. तो उसमें आपका एक तो सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है. क्लॉजेस कैन बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होगा वो एक कंप्लीट आइडिया के साथ आएगा, लाइक शी एंजॉयज रीडिंग, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है. डिपेंडेंट क्लॉज क्या रहता है, वो अकेले स्टैंड नहीं कर सकता, वो दूसरे क्लॉज पे रहेगा, लाइक बिकॉज शी एंजॉयज रीडिंग. अब यहाँ पे ये सेंटेंस आपको इनकम्प्लीट सा लगेगा. तो क्लॉजेस फंक्शन एज यूनिट्स विद इन सेंटेंस एंड ऑफन एक्सप्रेस एक्शन, स्टेट, रीजन, कंडीशन और डिस्क्रिप्शन. तो ये क्या करते हैं कि क्लॉजेस जो होते हैं ना वो आपके सेंटेंसेस के अंदर ही होते हैं, सेंटेंसेस के अंदर यूनिट की तरह वो काम कर रहे होते हैं किसी भी एक्शन को, किसी स्टेट, रीजन या कंडीशन को दर्शाने के लिए. नाउ अ सेंटेंस इज अ कंप्लीट ग्रामेटिकल यूनिट. अब सेंटेंस आपका क्या होती है, पूरी कंप्लीट यूनिट होती है. एवरी सेंटेंस मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, शी इंजॉयज रीडिंग. तो हर एक सेंटेंस में एक ना एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको देखने के लिए मिलेगा. तो व्हेन अ सेंटेंस कंटेन ओनली वन, जब सेंटेंस में केवल आपको एक क्लॉज देखने के मिलेगा तो वो आपका सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं. व्हेन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं तो वो बन जाता है आपका कंपाउंड सेंटेंस, लाइक शी एंजॉयज रीडिंग and she writes daily. So when an independent clause is combined with one or more dependent clauses, the result is a complex sentence. और अगर इससे ज़्यादा हम ऐड करते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों को ऐड कर देते तो सेंटेंस आपका बन जाता है कॉम्प्लेक्स, लाइक she enjoys reading because it relaxes her. So a sentence that includes multiple independent and dependent clause उसे हम कहते हैं compound complex sentence.
तो यहाँ पे आप विद एग्जाम्पल समझ चुके होंगे कि आपका जो क्लॉजेज हैं आपके, ठीक है, जो आपके क्लॉजेज हैं गाइज, वो कैसे सेंटेंस के अंदर काम करते हैं. So from an analytical perspective, clauses play a crucial role in shaping sentence structure. तो यहाँ पे हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाने में जो क्लॉजेज हैं उनका इम्पॉर्टेंट रोल है. दे अलाउ स्पीकर्स एंड राइटर टू एक्सपेंड आइडियाज. इसकी वजह से स्पीकर्स और राइटर्स अपने आइडियाज को एक्सपेंड कर पाते हैं, टाइम, कॉन्ट्रास्ट, कंडीशंस दिखा पाते हैं. सेंटेंसेज इन टर्न ऑर्गेनाइज दीज क्लॉजेज into meaningful and complete units of communication. और वहीं पे सेंटेंस क्या करता है, इन क्लॉजेस को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है, इन क्लॉजेस को कंबाइन करने का काम करता है. नाउ द डिस्टिंक्शन बिटवीन द क्लॉज एंड सेंटेंस ऑल्सो हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन ग्रामेटिकल कंप्लीटनेस एंड फंक्शनल डिपेंडेंस. इन दोनों को समझेंगे कि ग्रामेटिकल कंप्लीटनेस और फंक्शनल डिपेंडेंस को जो ये क्लॉज और सेंटेंस की डिस्टिंक्शन है वो हमें कैसे समझाती है. तो अ क्लॉज में बी ग्रामेटिकली कंप्लीट बट फंक्शनली इनकम्प्लीट होगा वो, बट सेंटेंस हमेशा आपका कंप्लीट होगा, उसकी फॉर्म और उसका मीनिंग होगा. दिस एक्सप्लेन्स व्हाई डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली इवन दो दे कंटेन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. तो ज़रूरी नहीं है, नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि एक सेंटेंस में आपका वर्ब, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक क्लॉज में अगर सब्जेक्ट और वर्ब है तब भी वो इंडिपेंडेंटली काम कर लेगा. सो इन द कंक्लूजन, क्लॉजेज आर दी इंटरनल कॉम्पोनेंट्स. क्या होते हैं गाइज, ये इंटरनल कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो सेंटेंसेस को बनाने का काम करते हैं, और आपके जो सेंटेंसेज हैं वो फाइनल स्ट्रक्चर होते हैं. ओके इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे आपको रिलेशनशिप डिस्क्राइब करना है बिटवीन द लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म में. सो व्हेन अ टेक्स्ट इज एनालाइज्ड लिंग्विस्टिकली इट कैन ब्रिंग आउट इमोशंस. जब भी हम किसी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं तो वो कुछ इमोशंस को लेकर आता है. तो लिंग्विस्टिक्स क्या है पहले जानेंगे. ओके सो लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, उसकी साउंड, उसके वर्ड एंड मीनिंग्स को समझना लिंग्विस्टिक होता है. और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आप लिटरेचर को पढ़ते हो, ठीक है, लिटरेचर में थीम, स्टाइल और आर्टिस्टिक इफेक्ट्स को देखते हो. दे टू आर कनेक्टेड बिकॉज लैंग्वेज इज द मेन टूल. तो लिटरेचर और क्योंकि आपके लिंग्विस्टिक में आप भाषा की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर आप कर रहे हो लिटरेचर की, तो लिटरेचर में भाषा इंपॉर्टेंट होती है. दैट इज वाई दे बोथ आर कनेक्टेड. So by studying the language of a text, we can better understand how it works and how it affect the reader. तो जब हम अपने टेक्स्ट की लैंग्वेज को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो कैसे काम करता है और वो रीडर को कैसे इफेक्ट करता है. सो व्हेन अ टेक्स्ट इज एनालाइज लिंग्विस्टिकली, जब किसी टेक्स्ट को हम लिंग्विस्टिकली एनालाइज करते हैं, वी लुक एट इट्स वर्ड्स, सेंटेंसेस, ग्रामर एंड स्टाइल. ठीक है, अगर मैं किसी भी टेक्स्ट को लिंग्विस्टिकली देख रही हूँ तो मैं उसके वर्ड्स को समझूंगी, उसके सेंटेंसेस को, ग्रामर, उसके स्टाइल, हर चीज़ को जानूंगी. तो फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ द चॉइस ऑफ वर्ड्स, कि उसने कैसे वर्ड्स का चूज़ किया है, उसके सेंटेंसेस की लेंथ एंड उनका मूड और टोन हम जानेंगे. शॉर्ट और शार्प जो सेंटेंस होते हैं दे क्रिएट टेंशन, जबकि लॉन्ग सेंटेंस, आपके फ्लोइंग सेंटेंस होते हैं, वो काम एंड ब्यूटी लेकर आते हैं. Literary devices like metaphors, repetition and sound patterns can also be studied linguistically to see how they add meaning and emotional impact. कि कैसे वो एक इमोशनल इम्पैक्ट डालते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर. लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं ना, लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे कई सारे लिटरेरी डिवाइसेस हैं. तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप उसको लैंग्वेज की जब आप लिंग्विस्टिक स्टडी कर रहे हो तो आप उसमें लैंग्वेज जान रहे हो कि उसका लैंग्वेज का टोन कैसा है, सेंटेंस मेकिंग कैसी है. और वहीं जब आप लिटरेचर के अकॉर्डिंग आप उसको देख रहे हो तो आप उसमें लिटरेरी डिवाइसेस की खोज करोगे. सो हाउएवर लिंग्विस्टिक एनालिसिस अलोन में नॉट फुली कैप्चर द इमोशंस ऑफ अ टेक्स्ट. इट कैन शो हाउ इमोशंस आर एक्सप्रेस थ्रू लैंग्वेज. तो लिंग्विस्टिक एनालिसिस आपका क्या करता है कि जो लैंग्वेज के माध्यम से जो इमोशंस दर्शाए गए हैं ना वो दिखाता है, बट द एक्चुअल फीलिंग क्या होती है आपकी, सैडनेस, जॉय, एक्साइटमेंट और रीडर के एक्सपीरियंसेस होते हैं. So in other words, linguistics help explain the mechanics of emotion in literature, but experiencing the emotion depends on the reader as well. तो emotion को पूरा express करना तो reader पे भी depend करता है. So in short, जो आपका linguistic and literary criticism है वो दोनों एक दूसरे को complement करते हैं. Linguistic तरीके का tool की तरह काम करता है एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म इंटरप्रेट करता है उनका जो भी सेंटेंसेस का मीनिंग हो गया, उनके पीछे छिपी हुई इमोशनल पावर हो गया, वो सब. और एक साथ मिलकर गाइज ये
मतलब लिटरेचर को अप्रिशिएट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके एग्जाम में कुछ शॉर्ट नोट वाले भी क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक साइन बाय स्विस लिंग्विस्टिक सॉजोर के द्वारा बताना है, फर्डिनेंड डे सॉजोर। सो इन्होंने ये आइडिया लाए थे ये लिंग्विस्टिक साइन का एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो इन्होंने ये स्विस लिंग्विस्टिक इन्होंने आइडिया क्या दिया, लिंग्विस्टिक साइंस दिए। इनके हिसाब से दो साइन के पार्ट होते हैं, एक होता है सिग्निफायर और एक होता है आपका सिग्निफाइड। तो सिग्निफायर क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ द वर्ड विच कैन बी अ साउंड पैटर्न, ठीक है। ये वर्ड की साउंड पैटर्न होता है व्हेन स्पोकन और रिटन सिंबल, जैसे कि आपका साउंड है ट्री तो उसके कुछ लेटर्स के दौरान लिखा जाता है, बट सिग्निफाइड उसके पीछे छिपा हुआ जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे का जो पूरा मीनिंग है, जैसे ट्री की मेंटल इमेज, ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो सिग्निफाइड है। तो इसमें आपका एक सिग्निफायर होता है, एक सिग्निफाइड होता है। एंड यहाँ पे आप रिलेशनशिप देखते हो सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच में, देयर इज नो नेचुरल रीजन व्हाई द साउंड ट्री शुड रिप्रेजेंट अ ट्री, कि जो ट्री वाली साउंड आ रही है वो ट्री को क्यों रिप्रेजेंट कर रही है, उसके पीछे का कोई भी एक नेचुरल रीजन आपको देखने के लिए नहीं मिलता। मीनिंग इन लैंग्वेज कम्स फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन साइंस, नॉट फ्रॉम इंडिविजुअल साइंस themselves. Saussure emphasized language as a system rather than individual speech. तो यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज को एक सिस्टम की तरह बताया है जहाँ पे साइंस के बीच में डिफरेंस होता है, मतलब सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच में भी डिफरेंस होता है। इसके बाद आपका बी है जिसमें आपको सिलेबल एंड जो उसका स्ट्रक्चर है इंग्लिश में वो बताना है। तो सिलेबल क्या है, सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ साउंड दैट फॉर्म्स द रिदम ऑफ द वर्ड, एवरी सिलेबल कंटेन्स वोवल साउंड, ठीक है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक होता है आपका ऑनसेट। ऑनसेट क्या है, कॉन्सोनेंट जो कि वोवल से पहले आ रहा है, जैसे कि प्ले में पीएल आपका ऑनसेट हो जाएगा। न्यूक्लियस आपका हो जाएगा वोवल, जैसे कि प्ले में ए आपका वोवल है। एंड फिर आपका आता है कोडा, जो कॉन्सोनेंट जो वोवल के बाद आ रहा है, जैसे कैट में टी हो जाएगा, प्ले में वाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर में ऑनसेट, न्यूक्लियस एंड कोडा होता है। फिर आपकी होती है RIME राइम, यानी कि न्यूक्लियस प्लस कोडा, जैसे एग्जाम्पल कैट है, ठीक है। तो AT यहाँ पे आपका RIME राइम बन जाता है। सिलेबल कैन बी ओपन, ओपन एंडिंग भी हो सकता है जैसे कि वॉवल पे एंड हो गया जैसे कि गो, और क्लोज भी हो सकता है जैसे कि कैट। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जब हम इनको समझते हैं तो हम चीज़ों को प्रोनाउंसिएशन, आपको किस वर्ड पे स्ट्रेस देना है, और पोइट्री में ये आपकी काफ़ी हेल्प करता है सिलेबल। फिर आपका आता है डायक्रॉनिक एंड सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स क्या है गाइस। तो डायक्रॉनिक में क्या आता है, ये स्टडी करता है हिस्ट्री एंड द इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज ओवर टाइम, कि समय के साथ जो भाषा का इवोल्यूशन हुआ है ये उसकी स्टडी करता है। ये देखते हैं कैसे वर्ड, ग्रामर, साउंड जो है वो चेंज करते हैं, जैसे कि ओल्ड इंग्लिश जो वर्ड्स थे वहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश आपका नाइट आ गया। तो फोकस रहता है यहाँ पे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में और लैंग्वेज के चेंज में। फिर सिंक्रोनिक क्या है, तो सिंक्रोनिक लैंग्वेज को स्टडी करता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम विदाउट कंसिडरिंग हिस्ट्री, ठीक है। तो करंट जो स्ट्रक्चर होता है, तो डायक्रॉनिक आपका टाइम बेस्ड है, सिंक्रोनिक आपका टाइम इंडिपेंडेंट है, एंड दोनों लैंग्वेज को फुली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। फिर आपका आता है आर्टिकुलेटरी सिस्टम। आर्टिकुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, The articulatory system is the part of our body that produces speech sounds. It control how air is shaped to create. यहाँ पे आप जानोगे कि कैसे हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो आपका वॉइस बॉक्स, टंग, लिप्स, वो कैसे काम करते हैं जब आप वर्ड्स को बोलते हो। तो लंग्स प्रोवाइड करते हैं एयर फ्लो, एंड लंग्स आर द पावर सोर्स ऑफ स्पीच। फिर आपका वॉइस बॉक्स होता है जहाँ पे आपके वोकल कॉर्ड्स होते हैं एंड जहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। एंड फिर आपकी टंग होती है जो अपनी पोजीशंस को चेंज करती है अकॉर्डिंग टू दी वॉवल्स एंड दी कॉन्सोनेंट। आपके लिप्स होते हैं जैसे कि आपकी बाइलेबियल साउंड जैसे कि P, B, M, ठीक है। यहाँ पे आपके लिप्स की हेल्प होती है, आपके टीथ भी हेल्प कर, लाइक F, V, इन वर्ड्स को बोलने में, एंड आपके हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट वर्ड्स भी होते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है कि आप आर्टिकुलेशन को अगर समझते हो तो वो आपकी प्रोनाउंसिएशन में, आपकी स्पीच थेरेपी में, जैसे जिन बच्चों को बोलना नहीं आता तो उनकी स्पीच थेरेपी में भी काम आता है। इसके बाद स्पीच कम्युनिटी क्या है, तो स्पीच कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज और दी डायलेक्ट। इनके कॉमन रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होती हैं, स्टाइल्स होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स आ जाएगा जैसे कि टीनेजर्स अपने स्लैंग्स को यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स की मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है, फिर आपके विलेजर्स हो गए उनका सबका डायलेक्ट सेम होता है।
तो हम देखते हैं कि स्पीच कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सोशल रूल्स को फॉलो करते हैं, उनमें थोड़ी बहुत वेराइटीज़ आपको देखने के लिए मिलती हैं, और लैंग्वेज उनके कल्चर को, आइडेंटिटी को भी आइडेंटिफाई रिफ्लेक्ट करता है। तो स्पीच कम्युनिटीज़ को स्टडी करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी हेल्प करता है ये जानने में कि लैंग्वेज जो है गाइज वो रियल लाइफ में कैसे काम करती है, नॉट जस्ट इन ग्रामर। सो दोस्तों यहाँ पे हमारी MEG04 की सेकंड वीडियो भी एंड होती है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप MEG04 के जो भी वीडियोस अवेलेबल हैं उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इसका गेस्ट पेपर परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं।